नमस्कार। जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेज दी, क्यों 13,000 औरतों को जौहर करना पड़ा? तो क्यों हमें पढ़ाया जाता है कि रानी कर्णावती की हुमायूं ने सहायता की थी? तो क्या है वो काला सच जो हमसे छुपाया गया? ये कहानी है मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती की पर्जेंट टाइम में रासमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो वो पहले का मेवाड़ बन जाता है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध था एक नई कहानी की शुरुआत। राणा सांगा की वीरता का परिचय। आप इस बात से लगा सकते हो कि राणा सांगा ने अपनी जिंदगी में 100 युद्ध लड़े हैं और 100 में से 99 युद्ध उन्होंने जीते हैं। ये वो राणा सांगा ही था जिसे देख युद्ध भूमि में दुश्मन थार थार कांपते थे, जिसने दिल्ली सल्तनत को कई बार ललकारा था। इस महान योद्धा के हाथ काट जाने और शरीर पर 80 जख्म होने के बाद भी हर युद्ध जीतता था। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि इतने महान राजा की पत्नी रानी कर्णावती को मुगल साम्राज्य के राजा हुमायूं को राखी भेजनी पड़ी, वो भी अपनी मदद के लिए? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। बात है 17 मार्च 1527। ये कोई आम दिन नहीं था। इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो मेवाड़ के लिए अच्छा नहीं था। इस दिन हुआ था एक भयानक युद्ध जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हुआ था इस दिन? क्या राणा सांगा का वो अंतिम दिन था? इस दिन एक छोटे से गांव खानवा के पास एक ऐतिहासिक युद्ध, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया। राणा सांगा के योद्धा मुगलों की सेना को खदेड़ते ही जा रहे थे। ऐसा एहसास हो रहा था मानो कि राणा सांगा जीत ही गए। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए। लगभग 1 साल के बाद बाबर की कूटनीति के कारण 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा के सरदारों ने उनको जहर देकर मार दिया। आखिर क्यों राणा सांगा के सरदारों ने उनको जहर देकर मार दिया, इसका जवाब आपको इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा। इसके उपरांत राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है। वहीं दूसरी ओर लंबी बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के बेटे हुमायूं को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। इधर मेवाड़ की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1521 में राणा रतन सिंह गरपुरा युद्ध में शहीद हो जाते हैं और महारानी करुणावती के सबसे बड़े बेटे महाराज विक्रमादित्यों को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। हालांकि राज सिंहासन पर बिठाने की विक्रमादित्य की इतनी उम्र नहीं थी। उस समय वे केवल 20 वर्ष के थे। विक्रमादित्य इतने योग्य नहीं थे कि वो राज सिंहासन को संभाल पाए। वो अपने सरदारों का भी अपमान कर दिया करते थे और इससे सरदार नाराज होकर कहीं और चले गए। इसकी वजह से मेवाड़ का दबदबा कम होता जा रहा था और इसी का फायदा उठाने के लिए गुजरात के राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची। इधर विक्रमादित्य को साल भर भी नहीं हुआ था गद्दी पर बैठे हुए, और वहीं दूसरी ओर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1532 को मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अगली सुबह विक्रमादित्य ने बहादुर शाह को संधि भेजने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। वहीं और बहादुर शाह ने तोपों और सेना के साथ किले को चारों तरफ से घेर लिया। उधर विक्रमादित्य की सेना एक छोटी सी टुकड़ी थी जिसने बहुत दिनों से प्रयास भी नहीं किया था। राजमाता ने फिर से एक संधि करने की सोची और इस बार राजमाता ने संधि के लिए अपने एक दूत को भेजा और इस बार बहादुर शाह संधि माने भी गया था। लेकिन बहादुर शाह कहाँ मानने वाला था। उसने सन 1535 के अंदर एक बार फिर से चित्तौड़ की तरफ आक्रमण कर दिया। राजमाता ने परिस्थिति को देखते हुए सियासत अपने हाथ में ले ली। इधर राजमाता को पता था कि हमारे सेना बहुत ही छोटी है और हमारे सरदार भी हमसे रूठे हैं। राजमाता ने फैसला लिया कि वे मुगल बादशाह हुमायूं को अपनी मदद के लिए राखी भेजेंगी। ऐसा क्या कारण था कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी? राजमाता ने अपनी सूझबूझ से बहादुर शाह के दुश्मन हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी। इनकी दुश्मनी की वजह थी, एक तो ये पड़ोसी मुल्क के थे और हुमायूं का एक सरदार बहादुर शाह के साथ मिलकर हुमायूं की गद्दी को ही हड़पने की कोशिश कर रहा था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महारानी कर्णवती ने पद्मा नामक शाह के हाथों से राखी भेजी थी। इसका उल्लेख भी आपको बहुत सारी किताबों के अंदर मिल जाएगा। महारानी ने सरदारों को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा, आपकी मातृभूमि है, मैं आपको सौंपती हूँ, चाहे तो इसे रखो, अन्यथा थाल में सजाकर दुश्मन को सौंप दो। तुम्हारे सरदार राणा सांगा के रहते किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेवाड़ में कोई शत्रु कदम भी रखे।
लेकिन आज वो मेवाड़ के राणा तो नहीं है, इसलिए मैं खुद युद्ध के लिए किले के बाहर निकलूंगी। माँ भवानी का साथ रहा तो विजयश्री के बाद तुम्हें मनाने जरूर आऊंगी। खत पढ़कर उनका खून खोलने लगा और सभी सरदार एकजुट होकर उन्होंने विचार विमर्श करके अपनी मातृभूमि को बचाने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर हुमायूं ग्वालियर पहुंच चुका था, लेकिन हुमायूं को पता चला कि बहादुर शाह काफिरों के लिए काल बन के टूटा है और दोनों का मकसद तो एक ही था। इसी कारण हुमायूं काफिरों का साथ नहीं देना चाहता था। इसी कारण वह ग्वालियर में रुक गया और युद्ध का इंतजार करने लगा, क्योंकि फायदा उसी का था, चाहे कोई भी जीते या हारे। वह चाहता तो उस कत्लेआम को रोक सकता था, लेकिन नाच गाने जुलूस और ऐशो आराम में 2 महीने निकाल दिए। और ये सच्ची घटना है, इसका उल्लेख आपको बहुत सी किताबों में मिलेगा और कुछ किताबें हैं जिसके अंदर इसका वर्ण किया गया है, जैसे कि हुमायूं बादशाह, अकबरनामा, तख्त अकबरी। इधर बहन आस लगाकर बैठी थी और दूसरी तरफ हुमायूं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। हुमायूं ने कभी उनको बहन माना ही नहीं था, उसके लिए वो सिर्फ काफिर थी। हुमायूं को जरा भी दया नहीं आई कि वहां पर उसकी बहन इतनी तकलीफ में है और इतनी सेनाओं का विनाश हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बादशाह ने मेवाड़ के किले को पूरी तरह से घेर लिया था, तोपों से और तीरों से वर्षा करना शुरू कर दी और बहादुर शाह का पलड़ा भरी होता जा रहा था। अब रानी कर्णावती समझ गई थी कि हुमायूं नहीं आने वाला है। यही राखी अगर किसी हिंदू राजा को भेजी होती तो आज पूरे मेवाड़ की रक्षा हो जाती, लेकिन अफसोस मेवाड़ के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इधर महारानी कर्णवती को यह महसूस हो चुका था कि अब हमारी हार निश्चित है। इधर शतरानियों ने ठान लिया कि हम जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हम अपने आप को मुगलों को कभी नहीं सौंपेंगे। राजपूतों ने अपना अद्भुत जौहर दिखाने की ठान ली। सूर्य उदय के साथ किले का द्वार खुलता है। राजपूतों की सेना माथे पर तिलक और केसरिया पगड़ी बांधे निकली है। आज सूर्य भी रुककर उनका शौर्य देखना चाहता है। आज हवाएं भी अतुल्य योद्धाओं के चरण छूना चाहती हैं। आज धरा अपने वीर पुत्रों को कलेजे से लिपटा लेना चाहती है। आज इतिहास स्वयं पर गर्व करना चाहता है। आज भारत स्वयं के भारत होने पर गर्व करना चाहता है। इधर मृत्यु का आलिंगन करने निकले वीर राजपूत बहादुर शाह की सेना पर विदुरगति से तलवारें मार रहे हैं और दूसरी तरफ किले के अंदर हजारों शतरानियां रानी कर्णावती के पीछे मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र लिए अग्निकुंड में समा रही है। यह वो जौहर है जो सिर्फ राजपूत देवियां जानती है। यह वो जौहर है आज जिस कारण भारत आज भी भारत है। किले के बाहर गर्म रक्त की गंध फैल गई है और किले के अंदर अग्नि में समाहित होती शतरानियों की देहों की चिखों से पूरा वायुमंडल चिल्ला उठा है और घृणा से नाक सिकुड़कर खड़ी प्रकृति चिल्ला कह रही हो, भारत की आने वाली पीढ़ियों इस दिन को याद रखना और याद रखना अपनी माताओं के जलते देह की गंध को। जब तक तुम्हें ये गंध याद रहेगी तुम्हारी सभ्यता जिएगी। 2 घंटे तक चले युद्ध में स्वयं से 4 गुने शत्रुओं को मारकर राजपूतों ने वीरगति पाली और अंदर किले में असंख्य देवियों ने अपनी राख से भारत के मस्तक पर स्वाभिमान का तिलक लगा दिया। कहते हैं इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि एक बरसाती नाले की तरह खून बहा था। ये युद्ध इतना घमासान युद्ध था। इस युद्ध में 13,000 देवियां ने जौहर किया और 3,000 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जैसे ही हुमायूं को पता चला कि अब बहादुर शाह युद्ध जीत चुका है तो उसने मेवाड़ को हड़पने की सोची। हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर मेवाड़ को जीत लिया। थोड़े ही समय के अंतराल में एक फिर से घमासान युद्ध हुआ हुमायूं और मेवाड़ के राजपूतों के बीच, और मेवाड़ को फिर से राजपूतों ने जीत लिया। लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि हुमायूं ने रानी कर्णावती की सहायता की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें लाइक्स और कमेंट बताएं। अगर आप चैनल पर नए दर्शक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।